Hello my dear student. So today our topic is D and F block elements important question. So हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, on what ground can you say that scandium Z equal to 21 means इसका atomic number 21 है, is a transition element but zinc atomic number 30 is not. तो आप देखिएगा हमारे पास जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 21. तो इसका जो एटॉमिक नंबर 21 के रेस्पेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आता है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d. अब यहाँ तक देखिएगा 4 10 12 और 18 और ये हो गया 20 और ये 3d 1. इस तरीके से ये 3d 1 है. यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो सबशेल लिखे हुए हैं सबकी ऑर्बिटल फुलफिल है 3d को छोड़कर. अब आप देखिएगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब हमारे पास स्कैंडियम हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर 21 के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो d ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. तो फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो मेन जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि भाई जो d ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए आइदर इन एलिमेंटल फॉर्म. मींस एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है जिस फॉर्म में वो एलिमेंट दिया गया है आपको स्कैंडियम में. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा 3d 1. तो आप देखिएगा ये इसका क्या कहलाएगा, एलिमेंटल फॉर्म. इसके अलावा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है वो कितना है, +2. या तो एलिमेंटल फॉर्म में या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए. पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है हमारे पास डी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन. मीन्स कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए. अगर एलिमेंटल फॉर्म में भी D में 10 है, मोस्ट कॉमन में भी D में 10 है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा. लेकिन इन दोनों में से किसी भी कंडीशन के अंदर अगर D में 1 से 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या होगा, ट्रांजिशन कहलाएगा. अब आप देखिएगा स्कैंडियम में D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. तो आप देखिएगा पार्शियली फिल्ड हो गया, इसलिए क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट. इट इज़ यानी इसीलिए क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. इट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म. अब आप देखिएगा सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है इसमें जिंक. तो जिंक हमारे पास देखिएगा सेकंड पार्ट में हमारे पास जिंक दिया हुआ है और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है. तो 30 के रेस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10. अब आप देखिएगा यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में जिंक में क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि कंप्लीटली फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हमारे एलिमेंटल फॉर्म में है. तो इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि Zn2+. तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट है हमारे पास जिंक के लिए वो क्या है, +2 है. अब +2 का मतलब है यहाँ पर हमें आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं. अब आप देखिएगा यहाँ पर Zn2+ में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में क्या हो जाएगा 0 और 3d10. यानी हमें आउटर मोस्ट से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने. तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए. तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद भी जो D है उसमें कितने हैं, D10 कॉन्फ़िगरेशन यानी 10 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है. इसी वजह से जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. जिंक इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिल्वर एटम हैज़ completely filled d orbital 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? तो आप देखिएगा जो सिल्वर एटम होता है उसका जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
उसमें 4d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो 4d10 कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सबसे पहले सिल्वर एटम, यानी मेरे पास जो सिल्वर है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 47 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस, यानी 47 के जो नज़दीक में जो नियरेस्ट नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है बेटा, क्रिप्टन। क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है, यानी 36 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास 4d10 और 5s1। सो इस तरीके से हमारे पास जो सिल्वर एटम है उसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है हमारे पास Kr36, 4d10 और 5s1। तो आप देखिएगा इसमें जो है वो d ऑर्बिटल, यानी d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट। तो आप देखिएगा ग्राउंड स्टेट, या हम कहें इसको एलिमेंटल फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म। तो एलिमेंटल फॉर्म में हमारे पास जो सिल्वर एटम है उसका जो है d10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में हो या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, +2। अब +2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं, तो आउटर मोस्ट का कौन सा आइए, 5th सेल से एक इसमें से कम कर दोगे और एक इसमें से कम कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Kr36, 4d और 5s। हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5s0, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4d9। मीन्स यहाँ पर 4d9 हो गया, इसका मतलब d ऑर्बिटल क्या हो गया, पार्शियली फिल्ड हो गया मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो इसलिए हमारे पास जो सिल्वर एटम है वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। सो 4d9 हो गया हमारे पास। सो d ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, so we can say that it is transition element. So it is transition element. So इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या फिर हमारा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द सीरीज स्कैंडियम Z = 21 टू जिंक Z = 30, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। यानी हमारे पास स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक की जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हमारे पास जो जिंक होता है उसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका हमें कारण बताना है। तो इसका मेनली जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो मेनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, स्कैंडियम और जिंक, इसमें हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी। तो आप देखिएगा हमारे पास स्कैंडियम और जिंक तक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास आता है स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो हम क्या करते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उससे पता लगेगा कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में आते हैं। अब देखिएगा हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 21 टू 30 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कितना आ जाएगा, 21 से नीचे कितना आएगा, आर्गन आ जाएगा। तो इन सभी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गन 18, और यहाँ पर आप देखिएगा 3d और 4s। 18 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, एंटर करेगा यहाँ पर 4s2 और 3d1। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा Ar 18, 3d और 4s2 और 3d2 आ जाएगा। इसी तरीके से वेनेडियम में हमारे पास आएगा Ar 18, 3d और 4s, यानी 4s2 और 3d3। और क्रोमियम हमारे पास इंपॉर्टेंट केस होता है, एक्सेप्शन का केस होता है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास Ar 18, 3d और 4s। तो इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और d में कितने होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नीज है, तो Ar 18, 3d और
4s, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और d में कितना आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरीके से आयरन में Ar18 3d 4s यानी कि 4s2 और 3d 6। कोबाल्ट में आप देखेंगे तो Ar18 3d 4s यानी 4s2 और 3d 7। अब निकल में आप देखेंगे तो Ar18 3d 4s यानी 4s2 और 3d 8। इसी तरीके से कॉपर भी हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखिएगा कॉपर के केस में Ar18 3d 10 और 4s1 यानी कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, d में चला जाएगा। इसी तरीके से जिंक में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा Ar18 3d और 4s, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d 10। तो आप देखिएगा हमारे पास अब हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास देखो 4s सबसे मतलब एक ऑर्बिटल होगा उसके अंदर, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिएगा यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो d का इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है। अब देखिएगा d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3d का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर 1 2 3 और ये 5 यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑर्बिटल होती है ये होती है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिएगा स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसी तरीके से टाइटेनियम में आप देखेंगे 3d2, तो यहाँ पर आप देखिएगा 3d2 1 2 3 और 4 3d यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी तरीके से हमारे पास 3d3 यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद क्रोमियम में आप देखिएगा 3d और 4s। इसमें आप देखिएगा हमारे पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1 2 3 4 5 और ये 4s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इसमें हो गए और 1 इसमें हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। इसी तरीके से आप देखिएगा 3d5 4s2 यानी 4s तो भरा हुआ है, तो d में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो जाएगा, d5 में हो जाएगा हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से d6। अब देखिएगा आयरन में हमारे पास होगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से आप देखिएगा मैंने इस ऑर्बिटल के जो सभी इलेक्ट्रॉन को क्यों फिल किया है, इसलिए ताकि आपको पता रहे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब पेयरिंग होने के बाद अब देखो ये है पेयर्ड ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आप देखिएगा इसमें हमारे पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब ये पेयर्ड में काउंट होगा। अब ये हो जाएगा अनपेयर्ड 1 2 3 4, इसमें आ जाएगा हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से d7 कोबाल्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा d7। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 3d 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप देखिएगा d8 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा निकल के लिए 3d8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप देखिएगा हमारे पास कॉपर के केस में 3d में हमारे पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरीके से इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्टली आता है मेरे पास जिंक। तो जिंक में आप देखिएगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। 3d में 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 और 2। अब आप देखिएगा जिंक में 3d10 और 4s2 यानी इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पर 0। अब देखिएगा ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स में छोड़कर जिंक, अब देखिएगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 6 5 4 3 2 1 और जिंक में आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो मेटालिक बॉन्ड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं वो यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो इसका रीजन हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इस रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।